नमस्कार, जय हिंद, वेलकम बैक टू नैन्सी सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी। दोस्तों, संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि बहुत अच्छे से हम पढ़ चुके हैं। इन पर आधारित प्रश्नों को आपको बहुत ज्यादा सॉल्व करना है, यानी कि एग्जाम्पल बहुत ज्यादा सॉल्व करने हैं। आज हम बात करने वाले हैं उपसर्ग और प्रत्यय की, क्योंकि यहां से मोस्टली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से बनते हैं और मोस्टली क्वेश्चन यहां पर कंफ्यूजन वाले होते हैं। तो हम आज सबसे पहले शुरू करने वाले हैं उपसर्ग प्रत्यय दोनों की। आज की क्लास में दोनों ही कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं उपसर्ग। उपसर्ग आखिरकार होता क्या है? उपसर्ग को तोड़ते हैं, बीच में से तोड़ते हैं तो क्या बनता है? ये उपधन सर्ग। उप का जो अर्थ है वो होता है समीप, यानी कि समीप, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, यानी कि उपसर्ग का यदि शब्दार्थ की बात करें तो क्या हो गया? समीप सृष्टि करना। अब उपसर्ग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ विशेषताएं हैं। ये क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, यानी कि शब्द के अंश होते हैं। जो एक शब्द होता है उसके अंश होते हैं उपसर्ग। तो शब्दांश होते हैं, कहां लगते हैं? तो ये लगते हैं किसी भी शब्द के पहले। उपसर्ग यानी कि समीप, सृष्टि करना कहां? पहले लगेंगे, है ना। और ये क्या काम करते हैं? शब्द के अर्थ को प्रभावित करते हैं। जब ये किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ जाते हैं तो शब्द का जो अर्थ निकलता है, जो मतलब होता है, जो उसका भावार्थ होता है, वो क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। और उपसर्ग के अंदर संयोग और संधि के नियमों का पालन होता है। जो भी स्टूडेंट हमारे संयोग वाली क्लास में, है ना, और संधि वाली क्लास में रहे होंगे, उन्हें पता होगा कि दोनों में किस प्रकार से नियमों के आधार पर वर्णों के अंदर विकार उत्पन्न होता है ना। तो चार चीजें हैं। शब्दांश होते हैं, आरंभ में लगते हैं, शब्द के अर्थ को प्रभावित करते हैं और इनके अंदर संयोग और संधि के नियम लगते हैं। ठीक है, परिभाषा देख लेते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, हार। हार का क्या अर्थ होता है? हार का एक अर्थ होता है पराजय और एक अर्थ होता है गले में पहनने वाला हार। ये भी होता है ना कि एक अर्थ जो है वो पराजय है और एक है गले में पहनने वाली माला, है ना, गले में पहनने वाली माला। यदि अगर ये जो हार है, इस हार में हम पहले प्र उपसर्ग लगा दें, कौन सा उपसर्ग? प्र उपसर्ग लगा दें तो प्रहार हो जाएगा। अब प्रहार हो गया तो प्रहार का मतलब किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति पर चोट करना, है ना। और इसमें यदि अगर आगे हम वी लगा दें तो एक हमें हार में प्र लगाया तो चोट करना हो गया, प्रहार हो गया। अब उसके अंदर वी लगा दें तो विहार हो गया। और विहार का क्या अर्थ होता है? विहार नहीं, विहार। विहार का अर्थ होता है घूमना, है ना। तो किस प्रकार से शब्दों के अर्थ चेंज हो रहे हैं, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे और एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम ये देखते हैं कि उपसर्ग के कुछ प्रकार हैं। कौन से वो प्रकार हैं उपसर्ग के? बेसिकली हम देखें, मूल रूप से 5 प्रकार हैं। 5 प्रकार में संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, कुछ हिंदी के उपसर्ग होते हैं, कुछ जो है वो उर्दू एवं फारसी के उपसर्ग होते हैं, कुछ जो है वो हमारे अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग होते हैं, और कुछ संस्कृत के अव्यय शब्द होते हैं जो सीधे सीधे हमारे उपसर्ग का काम करते हैं, है ना। संस्कृत के उपसर्ग की एक संख्या की बात करें कि मानक रूप से संख्या लगभग 22 उपसर्ग हमें संस्कृत के देखने को मिलते हैं, और हिंदी की बात करें तो 13 मानक रूप से हमें उपसर्ग देखने को मिलते हैं, और उर्दू एवं फारसी के लगभग जो अधिकांश रूप से इस्तेमाल होते हैं उनके 19 होते हैं। इनकी संख्या को याद रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, केवल हमें यह देखना है प्रश्न कैसा बनेगा। प्रश्न ऐसा बनेगा कि निम्नलिखित शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग चुनना है। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन ये बनेगा कि दिए गए शब्द में प्र या व या कोई भी उपसर्ग दिया होगा, इस उपसर्ग के मिलने के बाद में कौन सा शब्द बनेगा उसको हमें चुनना है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल्स में हम लेते हैं सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग की। संस्कृत के उपसर्ग जितने प्रकार के यहाँ पे उपसर्ग हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है और इनसे संबंधित मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करना है। उपसर्ग है अति। अति, अति हुआ, इसका अर्थ क्या होता है? अति का अर्थ होता है अधिक। अधिक, कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज अधिक होना। जब इस अति के साथ में अधिक शब्द जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा?
अत्यधिक, है ना। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि यहाँ पे संधि और संयोग के नियम लागू होंगे, है ना। तो अति धन अधिक, तो अत्यधिक, और अति धन अंत, इसका क्या होगा, अति धन अंत बराबर क्या हो जाएगा, अत्यंत, है ना, अत्यंत हो जाएगा। एक और उपसर्ग है वो है अधि, तो अधि का अर्थ होता है ऊपर या फिर श्रेष्ठ। अधि का क्या अर्थ होता है, ऊपर या फिर श्रेष्ठ। तो अधिधनकार यानी कि किसी के ऊपर हमारा क्या अधिकार, है ना। तो अधिकार, अधिपति, पति, लेकिन कौन सा अधिपति, श्रेष्ठ पति, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे अधि मिला करके दो दो एग्जांपल हम यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं। इसके बाद बात करें अनु उपसर्ग की, तो अनु का अर्थ होता है पीछे या फिर समान, पीछे या फिर समान। अनुचर यानी कि साथ साथ चलने वाला, अनुसार यानी कि उसके अनुसार, ठीक है। इसके बाद अप का अर्थ होता है बुरा या हीन। अप उपसर्ग का जो अर्थ है वो क्या है, बुरा या फिर हीन होना। जैसे कि मान में यदि अगर अप जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपमान, यानी कि कैसे करना, किसी को मान नहीं देना या मान रहित हुए व्यवहार करना। अपयश, यश यानी कीर्ति, हमारा ख्याति, तो अपयश यानी कि बुरी ख्याति, है ना। अभी का जो अर्थ है उपसर्ग का, उसका अर्थ होता है सामने या फिर पास या फिर चारों ओर। जैसे अभियान, अभिनय, है ना। अब उपसर्ग, इन उपसर्गों को सभी को ध्यान में रखना है कि ये उपसर्ग हैं, है ना। अब का अर्थ होता है या तो हीन या फिर नीच। जैसे अवगुण यानी कि हीन या नीच, अवगुण यानी बुरा गुण। अवनति यानी गति, तो लेकिन कैसी गति, अवनति यानी कि नीचे की ओर कोई, नति यानी कि नीचे की ओर झुका हुआ, अवनति, है ना। तो इसके बाद बात करें आ की यदि अगर हम बात करेंगे, तो आ की यदि अगर बात की जाए तो क्या होता है, यदि अगर हम उपसर्ग इसमें जोड़े तो इसका अर्थ पहले हमें मालूम होना चाहिए। आ का अर्थ होता है तक या फिर समेत। और यदि अगर कुछ एग्जाम्पल की बात कर ले, जैसे जीवन में यदि अगर आ जोड़ दिया जाएगा तो तक, आजीवन यानी कि समेत यानी आखिरी, अंतिम, आजीवन। इसके बाद में बात करेंगे आगमन, यानी गमन तो होता है लेकिन आगमन यानी किसी और के साथ भी हमारा क्या हो जाए, आगमन हो जाए, यानी कि समेत उनके साथ भी हमारा आगमन हुआ, यानी कि आपके साथ कुछ और भी लोग हैं वो भी आए, है ना। तो आगमन यानी समेत। अब बात करते हैं उत, तो उत जो है यहाँ पे ताहलंत है। उत यानी होता है ऊंचा या श्रेष्ठ। जैसे उत्तम और उत्पत्ति, है ना, उत्तम और उत्पत्ति। देखो यहाँ पर दो दो मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, लेकिन आपको इनसे संबंधित बहुत सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए आप कोई भी बुक का सहारा ले सकते हैं, है ना। चलिए अब बात करते हैं उद। उद की यदि बात की जाए, आधा दा, उद का अर्थ होता है ऊपर, और ऊपर यानी कि उद्गम, यानी कि ऊपर से किसी चीज का क्या हुआ, उद्गम हुआ हो, ठीक है। ऊपर उद्भव यानी कि ऊपर से किसी चीज का भव यानी कि पैदा हुई हो। इस प्रकार से उप की हम बात करें तो उप का अर्थ होता है निकट या फिर सदृश, समान, है ना। जैसे उपदेश, उपवन, है ना। अब प्रश्न ऐसे बनेंगे ना कि उपदेश में कौन सा उपसर्ग है, तो उप उपसर्ग है ना। देश में उप उपसर्ग लगाने के बाद में बना नया शब्द कौन सा है, उपदेश है। क्लियर। चलिए दुर, बुरा या कठिन। दुर्जन, दुर्गम, दुर्जन यानी बुरा व्यक्ति, दुर्गम यानी क्या, कठिन रास्ता, यहां जाया ना जा सके, कठिनाई से जाया जा सके। दुर्गम, गम यानी जाना। दुस यानी बुरा या कठिन, तो दुस्साहस, साहस में यदि दुस जुड़ गया तो क्या हुआ, यहां पर व्यंजन संधि का वो वाला नियम लागू होता है जहां पर आधा सा और सा मिल जाए तो क्या होगा, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। दुस्साहस, दुष्चरित्र, है ना। याद आ रहे हैं व्यंजन संधि के कुछ नियम। चलिए और देख लेते हैं निर। ये सब आपको उपसर्ग याद रखना है, ध्यान में रखना है। निर उपसर्ग है तो निर का अर्थ होता है बिना या फिर निषेध। जैसे निरपराध, निर्गुण, है ना। निस की बात करें तो रहित और विपरीत इसका अर्थ है। निश जैसे निश्चित और निस्तार, है ना। नी जो है वो निषेध, अधिकता या फिर नीचे को प्रदर्शित करता है, जैसे निवारण और नियोग। परा की बात करें, परा का अर्थ होता है उल्टा या पीछे, जैसे पराजय। जय मतलब होता है क्या, विजय प्राप्त करना। पराजय यानी कि उसका उल्टा, हारना। पराभव, ठीक है। परी
का अर्थ होता है आसपास या चारों तरफ, जैसे परिजन और परिणाम। हमारे पास परिधन आवरण तो क्या होता है, पर्यावरण। सभी को परिभाषा याद होगी ना पर्यावरण की, कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है, हमारे चारों तरफ आसपास, है ना, जो आवरण है उसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं, है ना। तो आसपास, ठीक है। इसके बाद प्र का अर्थ होता है अधिक या आगे, प्रबल और प्रख्यात, यानी कि बल तो है लेकिन प्रबल है, यानी कि और अधिक बल है, और ख्यात तो है लेकिन प्रख्यात है, यानी कि और अधिक क्या है, फेमस है। प्रति का अर्थ होता है सामने, उल्टा या हर एक। प्रतिकूल, कूल यानी कि हमारे अनुकूल कोई बात हो, प्रतिकूल यानी कि हमारा का उल्टा, और प्रत्यक्ष यानी कि सामने। प्रतिधन अक्ष यानी कि अक्षी, प्रत्यक्ष यानी कि क्या, सामने, आंखों के सामने। वी उपसर्ग की हम बात करें तो वी उपसर्ग का अर्थ होता है भिन्न या फिर विशेष। भिन्न या विशेष कैसे, जैसे देश, देश से भिन्न, विदेश, पक्ष तो है लेकिन कैसा है, भिन्न है, विपक्ष है। सम का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है उत्तम, साथ और पूर्ण, जैसे कि समधन। समधन क्या, संस्कार और संगम की बात की थी हमने व्यंजन संधि के अंदर। क्या बात की थी कि धन, संस्कार और संगम किस प्रकार से अनुस्वार में बदलता है, मां। याद आया, है ना। चलो इसके बाद बात करते हैं सु का अर्थ होता है अच्छा, अधिक, और सुजन और सुगम, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं, ये तो हमने बात की संस्कृत। इस टाइप से क्वेश्चन नहीं बनेगा कि संस्कृत के उपसर्ग कौन से होते हैं, हिंदी कौन से होते हैं, केवल उपसर्ग के बारे में बात की जाएगी कि निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है, और इन उपसर्गों के प्रयोग के बाद में बनने वाला जो शब्द है वो क्या है। जैसे आ की बात करें तो इसका अर्थ होता है अभाव या निषेध, जैसे कि छूत में यदि अगर हम आ उपसर्ग जोड़ेंगे तो अछूत हो जाएगा, और थाह में यदि अगर हम आ जोड़ेंगे तो अथा। इसी प्रकार अन का अर्थ होता है अभाव या निषेध, जैसे कि मोल में यदि अन जोड़ दिया तो अनमोल हो गया, पढ़ में यदि अगर अन जोड़ दिया तो अनपढ़ हो गया, है ना। इसके बाद में यदि का अर्थ होता है बुरा या हीन, जैसे पूत में यदि का जोड़ेंगे तो कपूत, और चोट में यदि का जोड़ेंगे तो कचोट। और कु का अर्थ होता है बुरा, जैसे चाल, और यदि अगर कुचाल जोड़ दिया तो कैसी चाल, बुरी चाल। चक्र तो है लेकिन बुरा है तो कुचक्र हो जाएगा। दु का अर्थ होता है कम या बुरा, जैसे बला तो दुबला, लारा तो दुलारा, है ना। कमी, नी का अर्थ होता है कमी, यानी कि डर तो है लेकिन कैसा है, निडर है, यानी कि अब उसमें डर की कमी है। हत्था यानी किसी चीज का पकड़ने की, तो हत्था तो है लेकिन कैसा, निहत्था, यानी कोई पकड़ने की वस्तु नहीं है ना। औ या अव, जैसे कि इसका अर्थ होता है हीन और निषेध, जैसे गुण तो है लेकिन अवगुण है, और ओहार, है ना, हार तो है लेकिन कैसी, औहार। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से हमारे हिंदी के प्रत्यय हैं। उनमें से एक है भर। भर का अर्थ होता है पूरा, भरपेट, भरपूर, है ना। सु मतलब होता है अच्छा, जैसे डोल मतलब कोई वस्तु का सांचा, तो सुडोल यानी कि अच्छा सीधा। फल तो है लेकिन कैसा है, सुफल है ना। अध यानी कि आधा होता है, जैसे कि अधपका और अधमरा, है ना। उन यानी कि एक कम, जितनी भी गिनती है उनमें जितना भी उन आता है, 39, 29, 49, इसका मतलब क्या है कि एक कम है, जैसे 29, 59 और भी, है ना। पर उपसर्ग जो है इसका अर्थ होता है दूसरा या बाद का, जैसे परलोक तो दूसरा लोक। परोपकार यानी कि दूसरे का, है ना, उपकार, दूसरे पर उपकार करना। बिन यानी बिना या निषेध, जैसे बिन जाने या बिन बादल बरसात, है ना। इसमें क्या होगा आपका, बिन जो है वो प्रत्यय उपसर्ग है ना। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे अरबी फारसी के उपसर्ग हैं जो कि हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। जैसे अल जो है, जैसे निश्चित, अल का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है, निश्चित, जैसे अलबत्ता, अलगरज, ठीक है। कम, थोड़ा या हीन, जैसे जोर तो है पर कैसा, कम है, थोड़ा है, तो कमजोर। कम अक्ल। खुश यानी क्या होता है, अच्छा। खुश यानी क्या होता है, उर्दू फारसी, अरबी फारसी के अंदर बात करें, खुश यानी अच्छा।
तो अच्छा यानी खुश नसीब और खुशखबरी में क्या है, खबरी में यदि अगर खुश लगा दें खुशखबरी, नसीब में खुश यानी कि अच्छा नसीब। गैर का अर्थ होता है निषेध, जैसे कि निषेध करता है, हाजिर तो नहीं है गैर हाजिर है, कानूनी नहीं है गैर लगाया गैर कानूनी हो गया। दर यानी होता है में, यानी कि दरअसल यानी कि असल में। दर हकीकत का अर्थ होता है कि हकीकत में कैसा। ना का अर्थ होता है अभाव, जैसे कि नापसंद ना समझ, है ना। फिल या फी, फिल या फी का अर्थ होता है में या प्रति, जैसे फिलहाल, फी आदमी, है ना। बा यदि अगर लगता है तो क्या होता है और अनुसार, जैसे बना, बदौलत। कुछ याद रखना, बना में क्या है, बा आपका उपसर्ग है, ठीक है। अब आपने बहुत सारे और भी एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे बकायदा, बाइज्जत, है ना, बदमाश, बदनाम, बर्दाश्त। तो इन सारों को भी हमें क्या करना है, हमें याद कर लेना है कि ये भी कैसे होते हैं, हमारे उपसर्ग होते हैं। सर, हम, हर, है ना। जैसे कि हर का अर्थ होता है प्रत्येक, हर दिन नहीं, हर दिन यानी कि प्रत्येक दिन, हर साल यानी कि हर साल। हम दर्द हमरा, हम बोलते हैं हम दर्द हमरा, तो साथ साथ चलने वाला, साथ साथ दर्द हमारे, जैसे समान दर्द वाला। सर का अर्थ होता है मुख्य, सरताज, सर सेनापति, सेनापति तो है सेनापतियों में सेनापति। ला मतलब रहे, जैसे लापरवाह, लावारिश। बिल यानी कि बिल्कुल, बिल आखिर के साथ, बिना, बेईमान, बेइज्जती। बर यानी कि ऊपर या पर या बाहर, जैसे बर्दाश्त से बाहर, बर्खास्त कर देना, है ना। ये सारी चीजें जो हैं वो किसमें आती हैं, आपके उपसर्ग में। चलिए अब देखते हैं कुछ अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। तो अंग्रेजी के उपसर्ग आपको सामान्यतः समझ में आ जाते हैं। क्यों समझ में आ जाते हैं, क्योंकि है ही ऐसे। सब का अर्थ होता है अधीन या नीचे, जैसे सब इंस्पेक्टर, सब जज। डिप्टी यानी सहायक होता है तो डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार। वाइस का अर्थ होता है सहायक तो वाइसराय, वाइस प्रेसिडेंट। जनरल का अर्थ होता है प्रधान तो जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। और हेड का अर्थ होता है मुख्य तो हेडमास्टर और हेड क्लर्क। समझ में आया कि यहाँ पर अंग्रेजी के तो हमें समझ में आ जाएंगे, लेकिन प्रश्न ऐसा नहीं बनेगा। प्रश्न बने सब इंस्पेक्टर में कौन सा उपसर्ग है। तो अब आपको इसमें पहचानना है कि सब जो है वो अंग्रेजी का क्या है, उपसर्ग है। वाइसराय में कौन सा उपसर्ग है, तो वाइस जो है वो क्या है, उपसर्ग है। ठीक, चलिए बात करते हैं संस्कृत के अव्यय की। तो संस्कृत के अव्यय में क्या है, ये जो शब्द है हमारे पास में, ये शब्द के पहले यदि अगर लगते हैं तो क्या होते हैं, ये उपसर्ग के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। जैसे अधोगति, यहाँ पर हम पहली बात कर चुके हैं कि व्यंजन और विसर्ग संधि, जितने प्रकार की संधि है उनके नियम कानून सब लगेंगे यहाँ पर। तो अधः धन गति, विसर्ग का ओ हो जाता है, याद आ रहा है कौन सा नियम लगता है, अधः धन गति तो अधोगति, अंतः धन भीतर, ये इसका अर्थ होता है अंतःकरण, अंतःपुर, है ना। अभाव की बात करें, अभाव में कौन सा उपसर्ग है, तो अभाव में अशोक, अकाल, अभाव में भी आ उपसर्ग है ना। और आ का अर्थ अभाव को दर्शाता है। चिर यानी बहुत देर तक, चिरंजीवी, चिरकाल, बहुत देर तक। पुनर यानी कि फिर से, पुनर्जन्म, पुनर्लेखन। बहिर यानी कि होता है बाहर, बहिर्गमन, बहिर्जगत, बाहरी जगत, तो बहिर्जात यानी कि बाहर की जात का। सत धन सच्चा, सत धन सच्चा, सज्जन, सदाचार। पुरा में अर्थ होता है पुराना, जैसे पुरातन और पुरातत्व। सम का अर्थ होता है समान, समकालीन, समकोण। और सह का अर्थ होता है साथ, सहकर्मी और सहपाठी। एग्जाम्पल जरूर याद रखना है, एग्जाम्पल से सीधे क्वेश्चन बनेंगे। चलिए जहां पर उपसर्ग की बात आए कि उपसर्ग जो है वो क्या है, शब्द के पहले जुड़ता है। वहीं प्रत्यय को यदि हम तोड़ दें, तो प्रत्यय को तोड़ दें तो प्रतिधन अय, प्रतिधन अय में टूटेगा प्रत्यय। तो प्रति का अर्थ होता है साथ में, क्या अर्थ होता है, साथ में। लेकिन कैसा साथ में, बाद में, पीछे की तरफ साथ में। और अय अर्थ का अर्थ होता है चलने वाला, यानी कि साथ साथ पीछे चलने वाला जो शब्द है
वो कहलाता है प्रत्यय यानी कि प्रत्यय। वे शब्दांश जो किसी के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के कुछ प्रकार हैं, क्वेश्चन बनेगा। अगर आप एमपीपीएससी मेंस देंगे तो वहां पर क्वेश्चन बनेगा, पटवारी के अंतर भी क्वेश्चन बनेगा कि प्रत्यय के कितने प्रकार हैं। तो प्रत्यय के दो प्रकार हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय दो प्रकार हैं प्रत्यय के। अब बात करते हैं विशेष की कि क्या कुछ प्रत्यय के बारे में कहा गया है। तो प्रत्यय के बारे में ये कहा गया है कि ये क्या है, ये शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, इनका अपना अर्थ नहीं होता और इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता। तीनों चीजें समझ में आई? क्या समझ में आया कि ये अंत में जुड़ते हैं, इनका अपना अर्थ नहीं होता है, इनको स्वतंत्र रूप से हम प्रयोग नहीं कर सकते, यानी कि इनका कोई अपना अर्थ नहीं होता। बात करते हैं कृत प्रत्यय की। तो कृत प्रत्यय क्या होता है, आइए उसको समझते हैं। कृत प्रत्यय की हम बात करें तो कृत प्रत्यय जो है उसका अर्थ होता है कि वे शब्दांश जो, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उसको ध्यान देना, यही प्रश्न बनेगा कि कृत प्रत्यय क्या होते हैं। तो धातु एवं क्रिया के अंत में जो शब्द जोड़े जाते हैं, शब्दांश जोड़े जाते हैं, धातु और क्रिया, याद रखना कौन सी, धातु और क्रिया के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय लगने के बाद बने शब्दों को क्या कहते हैं, तो इससे बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। दो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। क्या कंप्लीट हुए, एक तो धातु और क्रिया के साथ में ये लगते हैं, है ना, साथ ही साथ इनसे जो नया शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं। ठीक है, आइए कुछ शब्द देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। अक्कड़, बचपन में गेम खेला होगा ना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। अक्कड़ का मतलब क्या समझ में आया, क्या होता है अक्कड़? किसी को पता है तो कमेंट करके बताए मुझे कि अक्कड़ का किसी को अर्थ पता हो, है ना। अक्कड़ का अर्थ घूम या फिर भूल, दो शब्द हैं। अक्कड़ का कोई अर्थ नहीं होता। धूम या फिर भूल में हम अक्कड़ लगाएंगे तो सॉरी, धूम नहीं, घूम है ये, वैसे धूम में भी लग सकता है, धुमक्कड़ हो जाएगा फिर, है ना। तो यहां पर घूम धन अक्कड़, क्या हुआ, घुमक्कड़। संधि लगी, संधि हुई कि नहीं हुई, क्या संधि, संधि का नियम लगेगा। तो घूम धन अक्कड़ बराबर घुमक्कड़ और भूल धन अक्कड़ बराबर क्या, भुलक्कड़, और पी धन अक्कड़ बराबर क्या, पियक्कड़, है ना। हुआ कि नहीं, भुलक्कड़, पियक्कड़, घुमक्कड़। अब नेक्स्ट जो है वो है अंत और अंतु। घूम में भी लगा सकते हैं हम, घुमंतु, है ना। भिड़ और रट दो प्रकार की चीजें हैं। भिड़ मतलब किसी से भिड़ जाना, टकरा जाना, तो भिड़ धन अंत बराबर भिड़ंत और रट धन अंत बराबर रटंत, है ना। तो रट अंत, इसमें अगर ऊ भी जुड़ जाए तो रटंतु, भिड़ंतु, यानी किसी से, हम बोलते ना किसी भिड़ंतु है वो तो किसी से भिड़ जाते हैं, है ना। आ छाप, एक छाप को नहीं कर देते हैं। आ यदि अगर छाप के साथ जोड़ेंगे तो छापा, घेर के साथ आ जोड़ेंगे तो घेरा। अब क्वेश्चन बनेगा कि छापा और घेरा में कौन सा प्रत्यय है। सर यहां तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो आ भी एक प्रत्यय है, हमें ये याद रखना है कि आ भी एक प्रत्यय है, ठीक। क्रिया है, छाप एक क्रिया होती, घेर एक क्रिया, तो घेरा और छापा। आई, आई एक क्रिया है, पासाना क्रिया है। छाई, पढ़ाई, पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है, तो आई प्रत्यय है। आऊ, टिकाऊ, बिकाऊ, कौन सा प्रत्यय है, आऊ है। आक, तैराक, मजाक, खुराक, है ना। इन सब में कौन सा प्रत्यय है, आक प्रत्यय है। आन, आन, ढल, धस, ढसान, ढलान, है ना। आप,
मिलाप, ठीक है, आओ, घुमाओ, फिर धन आओ, फिर आओ। तो इस प्रकार से जितने भी हमारे जो प्रत्यय हैं, आवट, लिख धन आवट, लिखावट, सिल धन आवट, सिलावट, है ना, ठीक, समझ में आया। कुछ और भी प्रत्यय हैं, इनको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनसे बनने वाले शब्दों को प्रैक्टिस करिए, है ना। जैसे ईयल में बता देता हूं, घटियल, है ना। ई जैसे मीठा धन ई बराबर मिठाई, यही होगा क्या? ये नहीं होगा। मीठा में कौन सा आई प्रत्यय है? आई, मिठाई, है ना, मिठाई। तो ऐसे बहुत सारे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके ये आएगा, ठीक है। चलिए, ये नीचे और भी हैं, इनको भी आपको देख लेना है, ओके। चलिए, अब तद्धित प्रत्यय की बात कर लेते हैं कि तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं। तो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो क्रिया के साथ में लगा, है ना, नहीं, देख लीजिए, कृत प्रत्यय किसके साथ में लगा? क्रिया और धातु के साथ में, या धातु क्रिया के साथ में लगा, है ना। इसके बाद में हमारा तद्धित प्रत्यय कहां लगेगा? तद्धित प्रत्यय होता क्या है, पहले ये समझते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगते हैं, तद्धित प्रत्यय कहला देते हैं। और इनसे बनने वाला जो शब्द है वो क्या कहलाता है? तद्धितांत कहलाता है। क्लियर हुआ? कृत प्रत्यय क्रिया धातु के साथ लगेगा। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ेगा, वो होता है तद्धित प्रत्यय। जैसे आला, आला, जैसे चट, धन, तड़, सॉरी, ये आला नहीं, आका है। मैं वही सोचूंगी ये कौन सा नया प्रत्यय आ गया, क्या है ये? आका, ये है हमारा आका, ठीक है। चट धन आका, चटाका, तड़ धन आका, तड़ाका, समझ में आए? चट धन आका, आका, चटाका। इम यानी कि रक्त और स्वान में यदि लगाएंगे तो रक्तिम, स्वान यानी कि स्वान नहीं है, ये स्वर्ण है, स्वर्णिम, स्वर्णिम या स्वप्न भी हो सकता है, कुछ भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। जैसे कि आका, ठीक है, ये तो समझ में आया हमें, आका है, ये इम है और ये रक्त है। स्वान भी हो सकता है, तो स्वप्न, स्वप्न है ये वैसे, स्वप्न, तो स्वप्न यानी क्या? रक्तिम, स्वप्निम यानी सपने में, स्वर्णिम भी हो सकता है ना, स्वर्णिम। इयाली, खुश, हरा, खुशहाली, हरियाली। ईला, छबीला, जहरीला, है ना, याद रखना, छब धन ईला बराबर छबीला, जहर धन ईला बराबर जहरीला। यानी कि एरा, एरा की बात करें तो अंधेरा, घनेरा, अंधेरा, घनेरा, ये सब क्या है? एरा। अंध धन घन, किस किस में लगाया हमने? अंध धन एरा तो अंधेरा, घन धन एरा तो घनेरा। और एत, डाका धन एत तो डकेत, संधि के नियमों का प्रयोग कीजिए। लाठी धन एत तो लठेत, और आता यानी कि ये आता नहीं, आटा है, आटा, 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 मुखौटा, मुखधन, सॉरी, ओटा है, आटा भी नहीं है, ओटा। तो मुख धन ओटा क्या हो जाएगा? मुखौटा। और कश धन ओटा तो कशोटा, है ना। का एक, और बड़े में हम इसको लगाएंगे बड़का, खा नहीं है ये। एक में का जोड़ेंगे तो इक्का, और बड़ में यदि का जोड़ेंगे तो बड़का, ठीक है। और पन, पन यदि अपना और पागल में यदि पन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अपनापन और पागलपन। और बंत, ये वंत ऐसे वाला वंत नहीं है, कैसे वाला वंत है? ये वाला वंत,
वंशी वाला वंत। गुण और धन दोनों में वंत यदि लास्ट में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणवंत और धनवंत, बलवंत। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको हम, बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम क्या काम कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। नीचे और भी आपके क्या दे रखे हैं, प्रत्यय दे रखे हैं, इनकी बार बार आपको प्रैक्टिस करना है और अपने आंसर जो है वो सही करके आना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं जो कि आपके पटवारी के एग्जाम में आ सकता है। इतिहास या स्रोत के आधार पर प्रत्यय के कुछ प्रकार होते हैं, कौन कौन से, तत्सम प्रत्यय, तद्भव प्रत्यय, विदेशज और देशज। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज ये क्या है, इसीलिए इनको लास्ट में रखा है, ये है शब्द भेद। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहने वाला है शब्द भेद पर। शब्द भेद क्या होते हैं, क्या होते हैं पर्यायवाची, क्या होते हैं विलोम, इस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, यहीं समाप्त करते हैं। यदि कोई क्वेश्चन हो आपको प्रत्यय और उपसर्ग से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका हम जल्दी ही आंसर आपको दे देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखें और पटवारी बनने का संकल्प जो लिया है उसे पूरा करते रहें। थैंक यू वेरी मच।